बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द स्कैल्प। व्हाट डज द स्कैल्प मीन? द स्कैल्प इज़ बेसिकली द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रेनियल वॉल फ्रॉम क्रेनियल वॉल। अब इसमें है क्या चीज़? हम स्कैल्प अगर देखें तो है क्या चीज़? अगर आप देखो तो स्कैल्प क्या है? जो आपकी स्कल के ऊपर बालों के साथ जो स्किन लगी हुई होती है दैट इज़ बेसिकली नोन एज द स्कैल्प। तो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज द सॉफ्ट टिश्यू दैट इज़ कवरिंग द क्रेनियल वॉल ऑफ द स्कल। अब स्कल को जब हम स्कैल्प को देखते हैं तो हम इससे पहले देखेंगे कि व्हाट द लेयर्स ऑफ द स्कैल्प्स आर इट्स ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, muscles of the scalp and its applied aspects. What is the scalp? This is the soft tissue which covers the calvaria of the skull. Calvaria of the skull कहते हैं जो आपका डूम ऑफ द स्कल की बाहर वाली सरफेस है। दिस इज़ बेसिकली द calvaria ऑफ द स्कल। इसके ऊपर जो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लगी हुई है जिसके बीच में हेयर्स सारे इंसर्ट होते हैं, दिस इज़ बेसिकली द स्कैल्प। एक्सटेंशन इसकी कहाँ से होती है? दैट इज़ इन द फ्रंट इट इज़ एक्सटेंडेड टू द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। सुप्रा मीन्स सुपीरियर टू द, ऑर्बिटल मीन्स आई के मार्जिनस पे, यानी जो बोनी आपका स्कल बनती है उसमें जो आइज़ के मार्जिनस बनते हैं उसके टॉप पे जो बोन बनती है वहाँ पर ही जाके अटैच हो रही है, वहाँ से ही शुरू हो रही है। एक्सटेंड कहाँ कर रही है? इंटीरियरली फ्रॉम द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, और पोस्टीरियरली कहाँ जा रही है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड द सुपीरियर नकल लाइंस में। ऑन ईच साइड इट एक्सटेंडिंग टिल द ज़ाइगोमैटिक आर्च। इस डायग्राम में देखें तो हम ये देखें इट इज़ एक्सटेंडिंग। स्कैल्प एक्सटेंड कहाँ से करेगी? यहाँ से। दीज आर द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन इंटीरियरली और पोस्टीरियरली, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है स्कैल्प की लेयर, पूरा कैल्वेरिया ऑफ द स्कल को कवर करेगी एंड इट इज़ गोइंग टू, मैं अगर पेन का कलर चेंज कर लूँ तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से, पूरा कैल्वेरिया ऑफ द स्कल को जो है वो एनक्लोज करेगी, अटैच करेगी एंड एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड द हायर निकल लाइन। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है दिस इज़ द ज़ाइगोमैटिक आर्च। तो जो लैटरल साइड पे आप कह रहे हो इसकी एक्सटेंशन है वो अलॉन्ग द ज़ाइगोमैटिक आर्च है टू द मेस्टेट प्रोसेस और सुपीरियर निकल लाइन। इस तरह से पूरी की पूरी कह लो कि दोनों साइड्स पे, यानी यहाँ से भी मैं अगर इसको ड्रॉ करना शुरू करूँ ये पूरा का पूरा यूँ अटैचमेंट दे रही है फ्रॉम द सुप्राऑर्बिटल मार्जिन, फिर ज़ाइगोमैटिक आर्च, और वो एक्सटेंड कर जाएगी पोस्टीरियरली टुवर्ड्स से, यहाँ से ज़ाइगोमैटिक आर्च से पीछे की तरफ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड द हाईएस्ट नकल लाइन, और जो साइड पे आ जाएगी वो ज़ाइगोमैटिक आर्च के साथ आ जाएगी। व्हाट द लेयर ऑफ द स्कैल्प आर? जैसे स्कैल्प की स्पेलिंग है SCALP, हर वर्ड जो है वो एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? जो S है दैट इज़ स्टैंडिंग फॉर द स्किन। स्किन के नीचे आपको पता है हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है या सुपरफिशियल फेशिया होता है, तो उसके हिसाब से C स्टैंड फॉर द क्यूटेनियस टिश्यू, A स्टैंड फॉर द एपिनेरोसिस that is the membranous layer that is covering below the cutaneous tissue. L stand for the loose areolar tissue, उसको सब एपिनेरोटिक पार्ट भी कहते हैं कि उस एपिनेरोसिस के नीचे है। एंड P stand for the पेरिक्रेनियम जो कि स्कल की बोन को बाहर की तरफ से कवर करेगी। सो हम अगर लेयर ऑफ द स्कैल्प को देखते हैं तो हम वही देखेंगे, इसकी स्कैल्प की स्पेलिंग भी वही है SCALP। इसी तरह से S क्या चीज़ होगी? स्किन, C हो गया क्यूटेनियस टिश्यू, A जो हो गया एपिनेरोसिस, AL स्टैंड फॉर लूज एरियुलर टिश्यू एंड P फॉर द पेरिक्रेनियम। हम बारी बारी अब सारी लेयर्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। इस डायग्राम को अगर मैं आपको समझाना शुरू करूँ तो ये ब्रेन के सल्का एंड गायरा नज़र आ रहे हैं सेरिब्रम के, ठीक हो गया। उसके ऊपर ये ड्यूरा मैटर है, ठीक है, ये ड्यूरल वीनस साइनसेस आपको नज़र आ रही हैं, ये रेक्नॉइड मैटर है, ये जो इसमें फैब्रिस एट्रा वाला, और ऊपर जो मेम्ब्रेन सी नज़र आ रही है दिस इज़ द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरल मैटर। ये पेरिक्रेनियम, वो मेनिंजियल लेयर के बाद ये उसकी एंडोक्रेनियम है, सारी की सारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरल मैटर। ये आपकी स्कल की बोन्स हैं। स्कल की बोन्स के ऊपर जो कवरिंग है मेड अप ऑफ द 5 लेयर्स, दिस इज़ बेसिकली द स्कैल्प। अब वो कहते हैं स्कैल्प की सबसे बाहर वाली लेयर जो है जैसे हम उतारना शुरू करें तो क्या होगा डिसेक्शन में? नंबर 1 द लेयर यू विल कम अक्रॉस इज द स्किन, सेकेंड वन इज द क्यूटेनियस टिश्यू, थर्ड वन इज एपिनेरोसिस, देन लूज एरियुलर टिश्यू एंड देन फाइनली द पेरियोस्टियम। ये सारी की सारी कवर करती हैं स्किन को। लेकिन इसकी एक बात ये है कि इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द 5 लेयर्स, लेकिन इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं 5 की लेयर्स को भी। 3 जो अपर मोस्ट लेयर्स 3 वाली होती हैं दे मूव एज अ सिंगल यूनिट,
ये एक यूनिट के तौर पे दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर एंड दे मूव एज ए सिंगल यूनिट। और इसको सर्जिकल लेयर्स भी कहते हैं कि इन तीनों लेयर्स की एक कॉम्बिनेशन है, टाइटली एडहेरेंट है एक दूसरे से, इसलिए एक लेयर्स में 3 पोर्शंस आ जाते हैं। और जो निचली वाली लेयर्स हैं दे मूव एज ए सेपरेट एंटिटी। ठीक हो गया। तो हमने इसमें बात की, हमने क्या बात की, हमने कहा कि स्कैल्प की जो है दैट इज़ बेसिकली फॉर्मेशन कंसिस्टिंग ऑफ द 5 लेयर्स, और 5 लेयर्स में भी जो उसकी टॉप 3 लेयर्स हैं दे मूव एज ए सिंगल यूनिट, यानी जब आप सर के ऊपर खारिश करते हो या उसको हिलाते हो तो आपकी स्कैल्प मूव करती है। जो मूव अपर 3 लेयर्स हैं वो एज ए यूनिट सिंगल मूव करते हैं, और जो निचली वाली 2 लेयर्स हैं वो मोर और लेस जो है वो नीचे स्टे करती हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी 5 लेयर्स आ गई, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया या कनेक्टिव टिश्यू, सी स्टैंड फॉर कनेक्टिव टिश्यू या सुपरफिशियल फेशिया, ए फॉर एपिनेरोसिस जिसका असल नाम जो है गेलिया एपिनेरोटिका है, एल फॉर लूज एरियोलर टिश्यू, एंड पी फॉर द पेरिक्रेनियम और द पेरियोस्टियम जो कि हमेशा से बोन की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। अब हम बारी बारी हर लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो है क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ते जाएं तो हम देखते हैं कि स्कैल्प प्रॉपर में हमने कहा कि 3 लेयर्स आ जाती हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड द एपिनेरोसिस। अगर देखो तो आपके सर की जो स्किन है दैट इज़ बीइंग रिचली ब्लेस्ड विद द हेयर्स, और जब हेयर्स हैं तो वहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड भी हैं और द स्वेट ग्लैंड्स भी हैं। जो स्किन है वो थिक है और हेरी है, और that is adherent to the epicranial aponeurosis through the dense superficial fascia like palms and soles. It contains 1.2 liter of the hair follicles. It has more number of the sweat gland and the sebaceous gland. अब देखो जब आप कहीं पे भी बढ़ते हो तो स्किन में जहाँ कहीं भी हेयर्स होंगे दैट इज़ ब्लेस्ड विद द सेबेशियस ग्लैंड, ताकि वो ऑयली सिक्रीशन फॉर द स्किन प्रोड्यूस कर सकें और हेयर फॉलिकल के लिए भी सीबम प्रोड्यूस कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ सेबेशियस ग्लैंड हो वहाँ पे एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द सीबम कैन टेक प्लेस जस्ट विद इन द स्किन। और ये जो क्या चीज़ है कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, सिस्ट इज द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है जिसके बीच में सेबेशियस ग्लैंड की अगर सिक्रीशंस आ जाएँ तो देन इट इज़ नोन एज द सेबेशियस सिस्ट। तो इट मीन्स अगर स्किन इज़ ब्लेस्ड विद द हेयर्स, ठीक है, हेयर आर हैविंग द सेबेशियस ग्लैंड अलॉन्ग विद इट, सो इट हैज़ द टेंडेंसी कि वहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड जो है दैट इज़ गोइंग टू सिक्रीट इन एक्स्ट्रा अमाउंट, और उस एक्स्ट्रा किसी इरिटेशन की वजह से या किसी भी वजह से वो एक्स्ट्रा सेबेशियस सीबम जो है वो सिक्रीट कर दे तो क्या होगा, सेबेशियस सिस्ट कैन फॉर्म एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल लम्प, छोटा सा लम्प और बम्प जो है, ये देखो लम्प भी बन गया और ये थोड़ा सा बम्प भी इसमें प्रोड्यूस कर दिया जो है दैट अंडरलाइन द स्किन। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड because of the oily secretion या oily matter it produced that is to lubricate the hair follicles, उसकी वजह से। और जैसा कि आपको पता है कि सेबेशियस वो या सीबम ग्लैंड है और सीबम की एक्यूमुलेशन है या सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन, दे आर ऑयली इन नेचर, चीज़ लाइक कंसिस्टेंसी कह लो कि जिस तरह आप लोगों को चीज़ पिज़्ज़ा में बहुत पसंद है, इस तरह बैक्टीरिया का भी वन ऑफ द फेवरेट फूड इज़ चीज़ी फूड। अब वो चीज़ी फूड में जब बैक्टीरिया भी आके ग्रो कर जाता है तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेयर, जो स्किन है दैट इज़ हैविंग द टेंडेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द आइदर सेबेशियस सिस्ट जो कि नॉन इन्फेक्टेड भी हो सकती है, और अगर वहाँ पर सिस्ट के बीच में बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाए तो दैट बिकम द इन्फेक्टिव एंड पेनफुल। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड लेयर हमने पढ़ी दैट इज़ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू इज़ बेसिकली composed of the fibrofatty tissue and containing the blood vessels. Basically this is a medium that is for the provision of the medium sized blood vessels to the skin. ये भी यहाँ पे बताया हुआ जी। superficial fascia of the scalp is made up of the dense layer of the subcutaneous tissue made up of the fat and the fibrous tissue that firmly bind the skin to the underlying occipitofrontal muscles, एपिनेरोसिस। ये देखें, ये मैं अगर आपको इसको डायग्राम प्रॉपर्ली समझानी शुरू करूँ तो ये देखें, या ये क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द स्कल बोन, और जो स्कल बोन है दैट इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ द सूचर। ग्रीन वाली आपको ड्यूरा मैटर की दोनों लेयर्स नज़र आ रही हैं, एंड ऑस्टियल एंड द ये मेनिंजियल लेयर, उसके बीच में आपको ड्यूरल वेनस साइनसेस नज़र आ रही हैं। फिर जो आपको नज़र आ रही है ये वाली पिंक लेयर, दिस इज़ बेसिकली द पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम के ऊपर ये जो चीज़ नज़र आ रही है लूज एरियोलर टिश्यू,
ये आपको एपिनरोसिस नज़र आ रहा है, ये सबकुटेनियस टिश्यू, और दिस इज़ द स्किन, और इसके ऊपर आप यू कैन सी द हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, हमने स्किन और हेयर फॉलिकल्स को देखा कि दैट इज़ रिचली ब्लेस्ड विद द हेयर फॉलिकल, और इसके साथ स्वेटन एंड सेबेशियस ग्लैंड है। सेकेंड लेयर जब हम डिस्कस करें दैट इज़ बेसिकली द ये वाली सबकुटेनियस टिश्यू या सुपरफिशियल फेशिया, दैट इज़ ब्लेस्ड विद द दैट इज़ प्रोवाइडिंग विद नंबर 1 के मीडियम है फॉर द प्रोविजन ऑफ द ब्लड वेसल टू द ओवरलाइंग स्किन। ठीक है, इसके क्योंकि स्किन आपको पता है वेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, अपने अंदर कोई भी आर्टरी लेकर नहीं घूमती है, तो क्या होगा इसकी कह लें कि वाइटैलिटी मेंटेन करने के लिए, इसको ज़िंदा रखने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसके हमेशा सबकुटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज़ द सबकुटेनियस टिश्यू विच इज़ हैवीली लोडेड विद द ब्लड वेसल्स। ये आपको ब्लड वेसल नज़र आ रही है। सेकेंड इज इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेप्टास देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन जो है वो अंडरलाइंग एपिनरोसिस के साथ बाइंड रहती है। हमने क्योंकि पहली स्लाइड में बात की कि फर्स्ट 3 लेयर्स, ये जो तीनों लेयर्स हैं दे मूव एज अ 1 यूनिट। सो इस 1 यूनिट को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल जो सरफेस है और जो इंटरनल इसका कंपोनेंट दैट शुड बी बाइंड टू वन अनदर। तो हमारा जो सबकुटेनियस टिश्यू है दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड दिस बाइंडिंग सेप्टा, जो कि स्किन को अंडरलाइन जो है कह लो कि एपिनरोसिस या मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट रखता है। तो हमने क्या कहा, हमने ये बात की कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2 थिंग्स। नंबर 1 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द blood supply, a vascular supply to the overlying skin. Number 2 for the formation of the septa that is binding skin to the underlying aponeurosis. इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल आर एडहेरेंट टू द फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, अगर कोई माइनर स्कैल्प इंजरी आ जाए तो दैट कैन प्रोफ्यूजली ब्लीड। ठीक है, क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जैसे ये देखो ब्लड वेसल्स हैं जो कि स्कैल्प के अंदर प्रेजेंट हैं, जब कभी भी इसकी इंजरी आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो हमने पिछली वाली ब्लड वेसल्स पढ़ी इसकी वॉल में अगर कभी कोई इंजरी आ जाती है तो क्या होगा, दैट इज़ टाइटली एडहेरेंट टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर टाइटली एडहेरेंट टू दिस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कहते थे जब क्लॉटिंग टेक प्लेस करती थी तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल होती थी, इंस्टेड इसकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द सेप्टास होगी। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, इस वॉल का जो कह माउथ था या कट एजेस थे दे आर नॉट गोइंग टू अप्रॉक्सीमेट ईच अदर, वो आपस में क्लोज होने की बजाय क्या होंगे, वो खुले रह जाएंगे। ये देखो ऐसे अगर ब्लड वेसल थी तो उसके बाद क्या हुआ, छोटा सा कट लगा तो क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि ये ब्लड वेसल थी, ये वाली एक आ रही है और ये जा रही है, तो यहाँ छोटा सा कट लग गया, ये जो नेक की वाला प्रोड्यूस हुआ है ये वाला। अब क्या होगा कि कनेक्टिव टिश्यू एडहेरेंट होने की वजह से टाइटली एडहेरेंट ब्लड वेसल है, बजाय कि ये कॉन्ट्रैक्ट करके एक दूसरे के करीब आके ये होल बंद कर देते, दैट गैप इज़ गोइंग टू स्टे। वो गैप प्रोड्यूस रहेगा क्योंकि वो टाइटली एडहेरेंट है बाय मींस ऑफ द फेशिया, जिसकी वजह से ये जब ब्लड वेसल्स का कट एजेस खुले रह जाएंगे, जैसे ये खुले हुए हैं, तो ब्लीडिंग इज़ गोइंग टू बी प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी क्योंकि कट एजेस आपस में एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे हैं। तो उसकी वजह से, और हम क्या करेंगे फिर, हम ऊपर से इसको थंब अप्लाई करेंगे। थंब अप्लाई करके आर्टिफिशियली जब हम प्रेशराइज करेंगे तो उस कंस्ट्रक्शन की वजह से, उस प्रेशर की वजह से वहाँ प्लेटलेट एडहेरेंट होंगे, तो वहाँ क्लॉट बनेगा और वो ब्लीडिंग जो होगी वो स्टॉप होगी। तो हमने एक बात की, 3 बातें अब हमारी हो गई। हमने बात की कि जो सुपरफिशियल फेशिया है दैट इज़ द मीडियम फॉर द प्रोविजन ऑफ द ब्लड वेसल, दैट इज़ हैविंग द सेप्टा दैट इज़ कनेक्टिंग द स्किन टू द ओवरलाइंग अंडरलाइंग एपिनरोसिस। और इसका बैड एस्पेक्ट ये है कि ये ब्लड वेसल की वॉल्स को टाइटली एडहेर करती है, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। और जब कभी भी इंजरी होती है, माइनर इंजरी जिसमें ये दोनों लेयर सिर्फ इन्वॉल्व होती हैं, तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्लीडिंग प्रोफ्यूज रहती है। इसलिए आपने देखा होगा मैंने अपने एक्सपीरियंस में कि जब कभी भी स्कैल्प पे कोई नाखून ज़ोर से लग जाए या कोई चोट लग जाए तो हम फटाफट वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं या बर्फ़ लगा देते हैं ताकि जो है वो ब्लीडिंग बंद हो सके। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमें वही स्किन सुपरफिशियल फेशिया नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है दिस इज़ बेसिकली द सबकुटेनियस टिश्यू, जिसके बीच में आपको फाइब्रस स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं। फाइब्रस स्ट्रैंड जो है दैट इज़ कनेक्टिंग द स्किन टू द अंडरलाइन एपिनरोसिस। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं दे आर बेसिकली फंक्शनिंग एज द 1 यूनिट। सबकुटेनियस हैमरेज जो होता है दैट इज़ लोकलाइज इन द एक्सटेंट
इन्फ्लेमेशन इज़ वेरी पेनफुल एंड इज़ गुड इन हीलिंग, क्योंकि बहुत प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई होती है जिसकी वजह से हीलिंग बहुत बेहतर हो जाती है। एपिनरोसिस, एपिनरोसिस क्या चीज़ होती है? दैट इज़ अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर का देखेंगे थिन टेंडनस सी शीट है दैट यूनाइट द टू मसल बेलीज। एक ही मसल है जिसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, ठीक है। उसकी दो बैलीज हो जाएंगी, एक ऑक्सीपिटल बैली और एक फ्रंटल बैली, ठीक है। फ्रंटल बैली कहाँ होगी? फ्रंटल बोन की तरफ, फ्रंट पे। ऑक्सीपिटल बैली कहाँ होगी? ऑक्सीपिटल बोन के साथ। लेकिन इन बिटवीन जो आपको एरिया नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली टेंडनस या मेम्ब्रेनस चीज जो है जो कि स्प्रेड आउट हुई है ऑन टू द कल्वेरिया ऑफ द स्कल। सो दिस इज यू गोइंग टू यूनाइट द टू bellies of one muscle that is known as the occipitofrontalis muscle। ये ऑक्सीपिटल उसका एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट उसका फ्रंटल मसल है, और दैट आर गोइंग टू कंबाइन टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ दिस एपिनरोसिस दैट इज नोन एज द occipitofrontalis muscle and the epicranial epineuritis। ये तीन चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज द epicranial epineuritis। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि epicranial epineuritis हैज़ बेसिकली 3 कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े? कि आगे की तरफ उसके पास फ्रंटल मसल है, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल मसल है, और ये दोनों मसल टेंडनस शीट की स्प्रेड जो कल्वेरिया ऑफ द स्कल पे है वो उसकी वजह से कनेक्टेड हैं। ये जो फ्रंटल मसल है ये स्किन ऑफ द फोरहेड से अराइज कर रहा है, ठीक है जी। अराइज कहाँ से कर रहा है? किसी बोन से अराइज नहीं किया, उसने स्किन ऑफ द फोरहेड से अराइज किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है कि जो फ्रंटल मसल है, फ्रंटालिस मसल है, दैट इज़ गोइंग टू अराइज फ्रॉम द स्किन ऑफ द फोरहेड। स्किन ऑफ द फोरहेड के साथ ओरिजिन किया एंड दैट इज़ गोइंग टू इंसर्ट ऑन टू द एपिक्रेनियल एपिनरोसिस के एंटीरियर एंड पे। ऑक्सीपिटल जो मसल है दैट इज़ गोइंग टू अराइज फ्रॉम द external occipital protuberance and the lateral margin of the superior knuckle lines and that is going to insert on the, यानी अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे एक्सटर्नल ये है एपिनरोसिस है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ इसके पास ऑक्सीपिटल मसल है जिसके साथ अटैच कर रहा है, और सामने की तरफ से फ्रंटल मसल है, और ये जो है ये टोपी की तरह पे जो है सर के ऊपर हम रख देंगे। और लेकिन फ्रंटल मसल की बात ये है कि दैट इज़ गोइंग टू अराइज फ्रॉम द स्किन ऑफ द फोरहेड एंड इंसर्टिंग ऑन टू द, ये देखो ऐसे करके अगर मैंने ऑक्सीपिटल ये बना लिया एपिनरोसिस, तो स्किन ऑफ द फोरहेड से हमारा फ्रंटल मसल राइज किया और इंसर्ट करा इनटू द एंटीरियर एंड ऑफ द एपिक्रेनियल एपिनरोसिस यूँ, और पीछे से एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से हाई नकल लाइंस के लैटरल मार्जिन से ऑक्सीपिटालिस मसल राइज करेगा एंड इंसर्ट करेगा पिछले मार्जिन से यूँ, और ये सारा का सारा जो आप स्ट्रक्चर है ये स्कल के ऊपर रख दो। अब इस जो आपकी इस वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है उस पर हम देखें तो कैसे नज़र आ रहा है? दिस इज़ द स्किन ऑफ द फोरहेड जहाँ से आप फ्रंटल मसल राइज कर रहे हैं और ये एपिक्रेनियल एपिनरोसिस में इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीपिटल मसल राइज कर रहा है और एपिक्रेनियल एपिनरोसिस में इंसर्ट कर रहे हैं। जो खुद है वो एक मेटेंडस शीट की तरह स्प्रेड आउट है जो कि सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस के साथ अटैच्ड है ऑन द लैटरल साइड और कुछ एक्सटेंशन देती हैं टुवर्ड्स द जाइगोमैटिक प्रोसेस, यूँ अटैच हो जाता है ये एपिक्रेनियल एपिनरोसिस, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि एपिनरोसिस इज द थिन टेंडनस शीट दैट यूनाइट द ऑक्सीपिटल एंड द फ्रंटल bellies of the occipitofrontalis muscle. Lateral margins of the epineuritis are attached to the temporal fascia और temporal fascia are in turn attached to the superior knuckle lines और superior knuckle lines जो हैं superior knuckle lines जो हैं that is going to in turn attach to the zygomatic arch। उसके बाद अगर ये वाला देखें कि नेम सजेस्ट एपिनरोसिस द कनेक्टिंग बिटवीन द ऑक्सीपिटल एंड द फ्रंटल बैलीज, द फ्रंटल बैली कंसिस्ट ऑफ द, अच्छा फ्रंटल बैली क्या करेगी? अगर हम यहाँ से देखें, हमने देखा कि स्किन ऑफ द फोरहेड से ओरिजिनेट करी थी और मसल का क्या होता है ओरिजिन टू इंसर्शन मूव करती है, तो ओरिजिन टू इंसर्शन जब ये फाइबर्स मूव करेंगे तो क्या होगा? हमारी रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड होगी, जो हम जब हैरान होते हैं और अपने माथे पे बल डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो डालते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रंटालिस मसल, ठीक है। लेकिन जो है एज द फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड लेयर of the scalp are fused together, so movement caused by the galea epineuritica lead to the
फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैल्प, जैसे मैंने बताया कि खारिज करो या सर के ऊपर अगर अभी भी हाथ लगा के लगाओ तो आपकी स्कैल्प ऊपर नीचे जो कह लो मूव कर रही होती है आप फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्लिपरी सर्फेस ऑफ द एपिन्यूरोसिस ओवर द लूज एरियोलर टिश्यू। अब ये देखें, ये वाला भी दिखाया हुआ है कि फ्रंटालिस मसल है या ऑक्सीपिटैलिस मसल है, इन बिटवीन इज द एपिन्यूरोसिस। ये सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस में है और इसकी एक्सटेंशन एक जा रही है टुवर्ड्स द zygomatic arch. Scalp wounds. Clinically important layer is the epineuritis. अभी हमने, अगर मैं पिछली सारी लेयर्स की यहाँ पर फिर दोबारा एक क्रैश रिविजन करूँ तो स्किन के बीच में आपके पास सेबेशियस सिस्ट हमने बनाई। सबक्यूटेनियस टिश्यू जब आया तो हमने कहा कि वो सबक्यूटेनियस टिश्यू ब्लड वेसल्स के गिर्द बहुत ज़्यादा एडहेरेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट जब वो इंजर हो जाती हैं। तो उसका जो है माउथ जो कट एजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेट नहीं हो पाते, तो इस वजह से ब्लीडिंग प्रोफ्यूज़ रहती है, तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ताकि खून बंद हो सके। सेकेंड, जो थर्ड आप बात करोगे स्कैल्प वुंड की, दैट इज़ अगर के स्कैल्प में एपिन्यूरोटिक लेयर इन्वॉल्व हो जाए। एपिन्यूरोटिक में हमने देखा था कि देयर वाज ए एंकरिंग लेयर जो कि क्या कर रही थी, स्किन को नीचे वाले एपिन्यूरोसिस के साथ कनेक्ट कर रही थी। अब क्या हो गया, इन बिटवीन देम वाज द ब्लड वेसल्स। मैं इसी डायग्राम पे आती हूँ दोबारा इस पे। ये देखो, स्किन की जो हमने की थी सेबेशियस ग्लैंड किए थे जिसकी की थी ब्लड वेसल्स की थी। अब एपिन्यूरोसिस की बात आ जाती है। हमने कहा था कि फाइब्रस स्ट्रैंड्स आर कनेक्टिंग द स्किन टू द एपिन्यूरोसिस, यूँ। लेकिन जब एपिन्यूरोसिस में कट इसके ट्रांसवर्स फाइबर्स की वजह से लगता है, तो ट्रांसवर्स फाइबर्स की वजह से क्या होता है कि अगेन फाइब्रस सेप्टास भी टूट जाते हैं, और जब फाइब्रस सेप्टा टूट जाते हैं तो ब्लड वेसल्स आर अगेन अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वजह से जब कभी भी स्कैल्प का वूंड ट्रांसवर्सली कट करता है तो वहाँ पे हमें एपिन्यूरोसिस का इन्वॉल्व करता है सॉरी, तो वहाँ पर हमें स्टिचिंग यूज़ करनी पड़ जाती है। वी हैव टू पुट द स्टिचेस ताकि हम ब्लड वेसल्स को अप्रॉक्सीमेट कर सकें और हमारी जो ब्लीडिंग है वो प्रोफ्यूज़ ना हो सके, क्योंकि ब्लड वेसल आर प्रिवेंटेड टू रिट्रैक्ट बाय मींस ऑफ द फेशिया। इसलिए जब ये कह लो कि एपिन्यूरोसिस इन्वॉल्व होगा तो यू हैव टू सूचर द वुंड, कि आपको टांके लगाने पड़ेंगे, सूचर लगाने पड़ेंगे अगर एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस इन्वॉल्व हुआ हो। जब कभी आप इमरजेंसी में जाते हो कभी सर की इंजरी के साथ, तो समटाइम्स आपने देखा है कि जस्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर जो है वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, लेकिन सर्टन टाइम डॉक्टर देखते ही कहते हैं नहीं ये ऐसे बंद नहीं होगी, तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगी या फिर ये ऐसे बंद हो दोबारा ब्लीड आउट कर जाएगा, तो हम इसको 1 या 2 स्टिचेस लगा देते हैं। तो दोनों केसेस में डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है, डॉक्टर डिसाइड करता है उसकी डेप्थ ऑफ द वुंड के साथ। अगर वो डेप्थ ऑफ द वुंड सिर्फ कन्फाइन कर रही है स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक, तो आपका सिर्फ प्रेशर एप्लीकेशन इनफ होगी। लेकिन अगर वो गेलिया एपिन्यूरोटिका या एपिन्यूरोटिक लेयर को कर रहा है तो इट इज़ प्रेफरेबल टू पुट ऑन द सूचर्स ताकि ब्लीडिंग बंद हो सके। और इस ब्लीडिंग ना बंद होने को गेपिंग ऑफ द वुंड कहते हैं। गेपिंग ऑफ द वुंड मीन्स अगर यूँ ब्लड वेसल कट गई है, दोनों एजेस एक दूसरे से फासले पे चले जाएंगे एंड देयर इज़ अ गैप प्रोड्यूस बिटवीन द कट एजेस ऑफ द ब्लड वेसल, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। दैट इज़ वाई गेपिंग ऑफ द वुंड इज़ प्रोड्यूस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि हमेशा पूछा जाता है इधर इन द MCQ और इन द SCQ इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस कि वाई द वुंड ऑफ द स्कैल्प गेप या वाई द वुंड ऑफ द स्कैल्प ब्लीड प्रोफ्यूजली। तो आपने वहाँ पर यही बताना है कि ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली इस वजह से होती है कि जहाँ पे जो आपका सेकेंड लेयर है सुपरफिशियल फेशिया की, दैट इज़ टाइटली एडहेरेंट विद द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड दे डू नॉट अलाउ देम टू रिट्रैक्ट, ठीक है। और रिट्रैक्शन ना होने की वजह से द कट एजेस जो हैं ब्लड वेसल्स के, दे रिमेन अवे फ्रॉम ईच अदर, और जो गेपिंग प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है। और अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू तो प्रेशर एप्लीकेशन इनफ है। अगर वो गेलिया एपिन्यूरोटिका को इन्वॉल्व कर देता है क्योंकि उसके ट्रांसवर्स फाइबर्स अगेन होल्डिंग द ब्लड वेसल्स, तो उसकी वजह से गेपिंग प्रोड्यूस हो जाएगी और सूचरिंग रिक्वायर होगी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाई वी रिक्वायर द सूचर्स और वाई द ब्लड वेसल्स ब्लीड प्रोफ्यूजली, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द सर्जिकल लेयर ऑफ द स्कैल्प मीन, ये वाइवा में बहुत
पूछा जाता है वन ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 लेयर ऑफ द स्कैल्प आर नोन एज द सर्जिकल लेयर ऑफ द स्कैल्प. दे हैव द basically skin connective tissue epineuritic layer are firmly adjoining to each other and cannot be separated from each other. That is why they are termed as the surgical layer of the scalp. The layer of the loose areolar tissue account for the free mobility. यानी हमने अभी तक 3 लेयर्स पढ़ी, ये 1 यूनिट है. अब हम जो चौथी लेयर इसके बाद पढ़ेंगे एल के जो थी, दैट इज़ द लूज एरियोलर टिश्यू दैट प्रोवाइड द फ्री मोबिलिटी ऑफ द स्कैल्प प्रॉपर ऑन द अंडरलाइंग बोन. अब दी लूज एरियोलर टिश्यू अगर देखा जाए तो इट एक्सटेंड इंटीरियरली इनटू द आईलेट्स. अब इम्पॉर्टेंट बात कि आगे आईलेट्स तक ये जा रही है बिकॉज ऑफ द फ्रंटालिस मसल. जैसे बताया क्यों आईलेट तक ये चला जाता है लूज एरियोलर टिश्यू, क्योंकि फ्रंटालिस मसल हैज़ नो बोनी अटैचमेंट. तो इस वजह से हमारी जो बोनी अटैचमेंट सिर्फ कह लो कि जो स्किन की थी दैट वाज अडेरेंट टू द सुपराऑर्बिटल मार्जिन, तो इस वजह से वो आईलेट तक चला जाएगा. Posteriorly, वही highest and the superior knuckle lines and each side to the superior temporal lines loosely connect the epicranial epineuritis to the pericranium नीचली वाली लेयर के साथ and allow the superficial 3 layers of the scalp to move over the pericranium. यानी ये क्या कर रहा है कि एक तो इसके पास लूज सब एपिनेuritic टिश्यू है, नंबर 2 ये क्या कर रहा था, फ्री मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था अपर 3 लेयर्स की, ठीक है. लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह क्या है, it is a potential space that contains the imaginary veins. And the imaginary veins क्या होती हैं? Imaginary veins are the veins that number 1 devoid of the valve and they can communicate the valve of the scalp, the veins of the scalp to the intracranial venous sinuses. के जो है ब्लड जो आपकी ब्रेन की वेन्स हैं उनको ड्यूरल वीनस साइनसेस को जो स्कैल्प की वेन्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहा है. कैसे कर रहा है ये देखो. सबसे पहले इस तस्वीर को अगर हम एक्सप्लेन करना शुरू करें तो दिस इज़ द स्कल बोन और ये उसका सूचर नज़र आ रहा है. ब्रेन पड़ा हुआ है, दिस इज़ द ब्रेन, और उसके ऊपर दोनों ड्यूरामेटर्स की लेयर, ये ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं, ठीक है. उसके बाद ये पेरिक्रेनियम है, पेरिक्रेनियम के ऊपर लूज एरियोलर टिश्यू, फिर एपिगेलिया एपिनेuritica और ये साइबर सेप्टा कनेक्टिंग द स्किन. अगर इससे भी बेहतर मैं डायग्राम वो शुरू वाली ही आपको दोबारा दिखाऊं, ये वाली, यू कैन सी द ड्यूरल वीनस साइनसेस में एक वेन है जो बाहर की वेन के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर रही है. दीज वेन्स आर बेसिकली द इमेजिनरी वेन्स. इमेजिनरी वेन्स क्योंकि इमेजिन कर रही हैं, ये कनेक्ट कर रही हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन्स को इंट्राक्रेनियल वेन्स के साथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्वलेस वेन है कि इसकी ब्लड यहाँ से अंदर की तरफ भी आ सकता है और बाहर की तरफ भी जा सकता है ताकि ड्यूरल वीनस साइनसेस का प्रेशर मेंटेन रह सके. तो कोई भी इन्फेक्शन आपकी स्कैल्प की होगी तो इन ड्यूरल ये क्या है इमेजिनरी वेन्स के थ्रू क्या होगा कि इवन सेबेशियस सिस्ट की इन्फेक्शन, इवन स्किन के किसी पार्ट की इन्फेक्शन दैट हैज़ अ फ्री कह लो कि मूवमेंट कि वो अंदर इमेजिनरी वेन्स के थ्रू ड्यूरल वीनस साइनसेस के साथ कनेक्ट कर सके और ब्रेन को इन्वॉल्व कर सके. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लूज एरियोलर टिश्यू है दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस लेयर. ये भी क्वेश्चन आया करता है कि विच इज़ द मोस्ट डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प, जिसमें आपने बताना है कि मोस्ट डेंजरस लेयर ऑफ द स्कैल्प इज़ द लूज एरियोलर टिश्यू. क्यों लूज एरियोलर टिश्यू है कि नंबर 1 जो है इसकी एक्सटेंशंस की वजह से, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि दैट इज़ कंटेनिंग द इमेजिनरी वेन्स, और इमेजिनरी वेन्स आर कम्युनिकेटिंग द एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन विद द इंट्राक्रेनियल वेन्स, उसकी वजह से, ठीक है जी. ये जैसे डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प, द लूज एरियोलर टिश्यू ऑफ द स्कैल्प इज़ द डेंजरस एरिया ऑफ द स्कैल्प बिकॉज ब्लड स्प्रेड ईजीली इन इट, और इन्फेक्शन इन दिस लेयर कैन पास टू द cranial cavity through the imaginary veins which pass through the parietal foramenas in the curvalia या कोई भी foramenas होंगे to reach the intracranial structure such as the meninges. सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो इसकी अप्लाइड एस्पेक्ट है तो मैंने भी आपको बताया कि दैट इज़ नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द बोनी अटैचमेंट. जो एपिक्रेनियल एपिनेuritis था या फ्रंटालिस मसल था वो तो स्किन ऑफ द फोरहेड के साथ था. तो हमारी अटैचमेंट फाइनली कहाँ जा रही थी, फाइनली जा रही थी वो भी सुपरफिशियल लेयर की टू द सुपराऑर्बिटल मार्जिन, वो भी सुपरफिशियल लेयर की थी जो हम स्कैल्प को कर रहे थे. तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपराऑर्बिटल मार्जिन के साथ दैट इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद द फेशियल एरियोलर टिश्यू. तो क्या होगा कि हमने बताया कि ब्लड वेसल जो हैं
दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द स्कैल्प। और कभी भी अगर कहीं पे गिरने की वजह से या ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हमारी किसी भी स्कैल्प की ब्लड वेसल की ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो ट्रिकल डाउन करती हुई क्या करेगी, आगे या पीछे की तरफ मूव कर जाती है। अगर जो है वो फोरहेड के वर्टेक्स के आगे की तरफ अगर वो ब्लड वेसल पड़ी हुई थी तो क्या करेगी, ग्रेविटी की वजह से सामने की तरफ मूव करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड ट्रिकल डाउन करता हुआ सबसे लोअर पार्ट पे आ जाएगा, दैट इज़ अराउंड द आई। और ये जो ब्लैक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द ब्लड, एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड। और ये जो बाद में कलर चेंज करेगा, दैट इज़ द ऑक्सीजनेशन स्टेट ऑफ द, जितना जितना ऑक्सीजनेशन चेंज होगी उस तरह जो है ना कलर ऑफ द आई भी चेंज होगा। कि ये वाला जो अब ब्लड है एक्यूमुलेट हुआ दैट इज़ स्टिल हैविंग द ऑक्सीजन, तो इसलिए रेड है। ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, ग्रीनिश सब अपीयर होना शुरू हो जाएगा बिलीवर्डिन की वजह से, फिर येलो हो जाएगा बिलीरुबिन की वजह से। तो वो कह लो हीलिंग फेजेस दिखा रहा होगा, लेकिन सबसे पहले रेड होगा, फिर ब्लैक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड इन द सॉफ्ट टिश्यू। और इस इंजरी को आप ब्लैक आई कहते हैं। कि कभी कोई चोट लग जाए स्कैल्प के ऊपर, सर के ऊपर, तो ब्लीडिंग जो होगी दैट इज़ गोइंग टू अप्रोच टूवर्ड्स द आई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द फ्रंटालिस मसल ऑन टू द बोन। और उसकी वजह फ्री पैसेज है, फ्री कम्युनिकेशन है अराउंड द आई, और उसकी वजह से कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन द लेयर ऑफ द लूज एरियुलर टिश्यू कॉज जनरलाइज swelling of the scalp and the blood may extend anteriorly into the eye causing the black eye। जैसे आप ड्रामों में भी देखते हैं, मुक्का सर पे पड़ता था और जो है पेशेंट की आई ब्लैक हो जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रिकलिंग डाउन ऑफ द ब्लड ड्यू टू द ग्रेविटी। Infection of the loose areolar tissue with the pus collection is readily spread to the intracranial sinuses through the imaginary veins। यही ब्लड जब कलेक्ट हो जाता है सब एपिनेफ्रोटिक स्पेस में, ये जनरलाइज स्वेलिंग कर देता है और ये ब्लैक आई प्रोड्यूस कर देता है क्योंकि देयर इज़ नो बोनी अटैचमेंट ऑफ द फ्रंटालिस मसल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स किए उसमें ब्लैक आई अपनी तर्ज की एक इम्पॉर्टेंट बात है, गेपिंग ऑफ द वूंड, why the scalp won't bleed profusely। फिर उसके बाद dangerous area of the scalp, surgical layer of the scalp, all these are question, very important question from the scalp region। Fracture of the cranial vault in the children with tearing of the dura mater and the pericranium। ठीक है जी। blood from the hemorrhage continued into the subepineuritic space allow through the line of the fracture, cerebral compression does not develop। कैपेट सिकम्डम क्या होता है? अब जब कभी बेबी की डिलीवरी हो और वो बहुत ज़्यादा नैरो पैसेज जब फोर्सेप्स से जिस तरह होते हैं, तो फोर्सेप्स जब सर के ऊपर बंद करते हैं, किसी वजह से आप कह लो कि स्कैल्प की इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे एडिमा स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। अगर वो फ्लूइड जो है लूज एरियुलर टिश्यू में डेवलप कर जाए तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज केपेट सक्सीडेनम। ठीक है। इट हैज़ पुअरली डिफाइंड मार्जिन एंड एक्सटेंड ओवर द मिड लाइन अक्रॉस द सूचर लाइन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्रॉस द सूचर लाइन यानी सूचर्स तक ये नहीं महदूद रहेगा, बल्कि ये मिड लाइन को क्रॉस करके कहीं भी स्वेलिंग बड़ी से बड़ी प्रोड्यूस हो जाती है और ये खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेवरल डे आफ्टर द बर्थ। कि हम इसको दूसरी किस्म के अभी आगे हम हैमरेज डिस्कस करते हैं, पेरिक्रेनियम से जो नीचे होता है हम उससे कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हम सूचर लाइन देखेंगे कि जहाँ अगर ये वाला कोई भी स्वेलिंग सूचर लाइन को क्रॉस करे, इट मीन दैट इज़ लाइन अबव द लेवल ऑफ द पेरिक्रेनियम और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही स्वेलिंग 3-4 दिनों में डिज़ोल्व कर जाएगी। पेरिक्रेनियम क्या चीज़ होती है? दिस इज़ द आउटर पेरिओस्टियम ऑफ द स्कल, लूजली कवर द बोन। जैसे आप बुक को पैक कर देते हो कि हर बोन की अपनी पेरिक्रेनियम है जो कि सूचर के साथ, सूचर लिगामेंट के साथ अटैच है और उसके थ्रू एंडोस्टियल लेयर, ये एक बोन है। ठीक है। स्कल की जो बोन है, ये अगर मैं देखूँ इसकी जाएगा पीछे होके, ये देखें दिस इज़ द सूचर, तो ये पेरिक्रेनियम है। पेरिक्रेनियम यहाँ तक आएगी, फिर सूचर लिगामेंट के साथ अटैच कर जाएगी। ये सूचर लिगामेंट ये अटैच हुए हैं और नीचे वो पेरिक्रेनियम के साथ जुड़े हुए हैं, यानी एक बोन के गेट उसकी पेरिक्रेनियम, सूचर लिगामेंट और जो एंडोक्रेनियम है ये एक बनाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, इसके साथ जो होगा उसकी अलग बन रही होगी। यहाँ क्या होगा कि इसकी पैराइटल बोन आ रही है, पैराइटल बोन की पेरिक्रेनियम, पेरिक्रेनियम के बाद सूचर लिगामेंट एंड दिस इज़ द एंडोक्रेनियम।
यानी ये अपनी अपनी जगह पे होंगे, ठीक है। अब अगर कोई ब्लीडिंग होगी पेरिक्रेनियम के नीचे तो क्या होगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस द सूचर लाइन। तो हमें इससे डिमार्केट करने में आसानी है कि अगर पेरिक्रेनियम के नीचे की स्वेलिंग है दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रॉस द सूचर लाइन, लेकिन अगर इससे ऊपर की लूज एरियल टिश्यू की स्वेलिंग है दैट इज़ ईजिली स्प्रेड द कैन क्रॉस द सूचर लाइन। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी भी कि अगर आपकी क्लिनिकल कोई स्वेलिंग सर के ऊपर प्रोड्यूस हो जाती है तो अगर वो सूचर लाइन को क्रॉस कर लेती है तो दैट मीन्स दैट इज़ इन्वॉल्विंग द सुपरफिशियल लेयर्स, और अगर वो सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती और सूचर के मतलब एक ही बोन के ऊपर कन्फाइंड रहती है और वहीं वो स्वेलअप ज़्यादा होती जाती है तो इट मीन्स दैट इज़ लाइंग बिलो द पेरिक्रेनियम। जैसे कि ये है, ये पेराइटल बोन पे है एंड दैट इज़ नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन, ये मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है स्वेलिंग, और उसी के ऊपर कह लो को वॉल्यूम बढ़ता जाएगा एंड दैट इज़ नॉट क्रॉसिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, ये अपने सूचर को क्रॉस करके पूरी की पूरी स्कल को इन्वॉल्व कर ले। ऐसी स्वेलिंग जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू द पेरिक्रेनियम और सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती, दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द कह लो कि जो एंटिटी हमने केपेट सक्सीडेनम किया था जिसमें सूचर लाइन क्रॉस कर रहा था, उस एंटिटी को जो सूचर लाइन क्रॉस नहीं करेगी ऐसी स्वेलिंग को आप किफाल हीमाटोमा कहते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हैमरेज दैट इज़ फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द पेरियोस्टियम ऑफ द न्यूरॉन बेबी एज अ रिजल्ट ऑफ द बर्थ ट्रॉमा। जो हीमाटोमा है दैट इज़ बाउंडेड बाय द सूचर, कि सूचर को या दो बोन जहाँ मिलती हैं उसकी लाइन को ये क्रॉस नहीं करता। और जो किफाल हीमाटोमा है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द पेराइटल रीजन, यानी अगर जो बोन सूचर्स को जो स्वेलिंग सूचर क्रॉस करेगी दो बोन के जंक्शन को क्रॉस करेगी दैट इज़ अबव द पेरिक्रेनियम, और जो स्वेलिंग बिलो द पेरिक्रेनियम होगी वो सूचर को या एक बोन से दूसरी बोन को एक्सटेंड नहीं करेगी। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या आ गई, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। बहुत दफ़ा आ जाता है डायग्राम दैट इज शोइंग द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। तो आप क्या देखोगे, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प में जो है सबसे पहले जो ये आ जाएगी ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल, posterior auricular and the occipital arteries. These are the 5 arteries, these are going to supply the scalp. अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो supratrochlear supraorbital artery थी, these are the branches of the internal carotid artery, whereas the superficial temporal, posterior auricular and the occipital artery are the branches of the external carotid artery. तो scalp वो region बन गया जिसमें freely anastomosis है between the external and the internal carotid artery, ठीक है। ये स्कैल्प इज द साइट ऑफ द फ्री एनास्टोमोसिस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये वो आर्टरी है जो फेस के ऊपर रन करती है, बाहर की तरफ से आती है, तो दिस इज़ द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इसी की ब्रांचेस है ऑक्सीपिटल आर्टरी जा रही है और पोस्टीरियर ऑरिकुलर जा रही है। आइज़ के बीच में से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ऑफ्थैल्मिक डिवीजन आएगी एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव द सुप्राट्रॉक्लियर एंड द सुप्राऑर्बिटल आर्टरी, और फिर वो स्कैल्प में जाके एक दूसरे के साथ जो है वो एनास्टोमोसिस बनाती जाएंगी। अगर हम इसको एक बार दोबारा रिपीट करें, हमने कहा कि दिस इज़ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से आएगी, ठीक है जी। उसकी मैक्सिलरी डिवीजन एंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। यहाँ से इंटरनल कैरोटिड की ऑफ्थैल्मिक आ रही है, वो जो देगी सुप्राट्रॉक्लियर एंड द सुप्राऑर्बिटल आर्टरीज। यहाँ से एक्सटर्नल की जो ब्रांचेस आ रही हैं वो आ रही है आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल ये वाली, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ये, और ग्रेटर ऑक्सीपिटल ये पीछे की तरफ जा रही है। इमेजरी वेन्स क्या होती हैं, दे कनेक्ट द एक्स्ट्रा क्रेनियल वीनस प्लक्सेस टू द इंट्रा क्रेनियल वीनस प्लक्सेस। दीज कनेक्ट द वेन्स विच आर लाइंग आउटसाइड द क्रेनियम, स्कल के बाहर की वेनियम को, इन वीनस साइनसेस दैट आर लाइंग विद इन द क्रेनियल कैविटी। डिप्लॉइड वेन्स क्या होती हैं, दीज आर द लार्ज वेन्स जो थिन वॉलर वेल्वलेस होती हैं। दीज आर द चैनल इन द डिप्लॉय बिटवीन द, यानी आपने स्कल जब कभी भी देखी है तो आपने देखा है स्कल का एक आउटर टेबल होता है कॉम्पैक्ट बोन का, एक इनर टेबल, और बीच में जो बोन नज़र आ रही है दिस इज़ द स्पॉन्जी। इस वजह से इसको डिप्लॉइड बोन कहते हैं कि आउटर कॉम्पैक्ट लेयर है, इनर भी कॉम्पैक्ट लेयर है, और उसके बीच में स्पॉन्जी बोन है। इस टिपिकल स्ट्रक्चर को कहते हैं डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड वेन्स कौन सी होंगी, जो आपकी डिप्लॉइड ऑफ स्कल की जो मैरो कैविटी से आपकी ड्यूरल वीनस साइनसेस को कनेक्ट कर रही होंगी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन्स कि ये इमेजरी वेन के साथ भी कनेक्ट करके तो ना सिर्फ वहाँ पर जाती हैं बल्कि एक दूसरे वो जो है वीनस ब्लड को
स्कैल्प के और इंट्राक्रेनियल के रीजन में सप्लाई कर रही होती हैं। ये हमने कर लिया, कैपेट सक्सीडेनम भी कर लिया। नर्व इनर्वेशन ये भी बहुत पूछी जाती है। दे आर इन टोटल 10 नर्व्स ऑन द ईच साइड ऑफ द स्कैल्प 5 इन द फ्रंट ऑफ द ऑरिकल मीन्स कान से 5 आगे सप्लाई करेंगी, 5 बिहाइंड द ऑरिकल, और इस 5 में से 4 इज सेंसरी, जस्ट 1 इज मोटर। सिर्फ जो मोटर है दैट इज़ द फेशियल नर्व, जबकि बाकी की जो है सारी की सारी वो सेंसरी हैं। कौन कौन सी? सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रास्टॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ज़ाइगोमैटिको टेम्पोरल, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ऑरिकुलर टेम्पोरल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑक्सीपिटल एंड द थर्ड ऑक्सीपिटल। ये आपको ऐसे ही 10 नाम याद करने हैं और ये हमेशा क्वेश्चन आया करता है। ड्रॉ एंड लेबल आइदर द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैल्प या नर्वस टिश्यू ऑफ द नर्व सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। लिम्फैटिक ड्रेनेज MCQ आ जाया करता है या वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो लिम्फैटिक इन द ऑक्सीपिटल रीजन इनिशियली ड्रेन इनटू द ऑक्सीपिटल नोड विच ड्रेन इनटू द अपर डीप सर्वाइकल नोड, जबकि जो अपर पार्ट ऑफ द स्कैल्प जो है वो डायरेक्शन आगे की तरफ जो आएगी दैट इज़ गोइंग टू प्री ऑरिकल एंड द पेरोटिड, और जो पीछे की तरफ आएगी तो दैट आर गोइंग टू ड्रेन इनटू द मैस्टोइड नोड्स। मसल ऑफ द स्कैल्प में हमने पढ़ लिया ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल पढ़ा था, जिसकी फ्रंटल बैली थी फोरहेड से, और अब एपिक्रेनियल एपिनरॉसिस में देखें इंसर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से पीछे से ओरिजिन थी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस एंड लैटरल पार्ट ऑफ द हाईएस्ट नकल सुपीरियर नकल लाइंस, और जो था इंसर्ट हो रहा था एपिक्रेनियल एपिनरॉसिस में, एंड दैट इज बोथ द मसल्स आर सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व एंड मूव द स्कल ऑन द स्कैल्प ऑन द स्कल। ये भी फेशियल नर्व से है, और ये रेज द जो फ्रंटल पोर्शन होता है दैट हेल्प टू रेज द आईब्रोज, और ये स्कैल्प को मूव करने में हेल्प करता है। जो सेकंड मसल है दैट इज़ टेम्पोरल मसल, टेम्पोरलिस मसल दैट इज़ राइजिंग फ्रॉम द सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस और टेम्पोरल फॉसा, और इंसर्ट हो रहा होता है इनटू द जो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, और लेकिन ये 5th नर्व से सप्लाई हो रहा होता है ट्राइजेमिनल नर्व से, और इट इज़ द ओनली मसल जो कि आपके जॉ को एलिवेट कर रहा होता है। जब आप बाइट लेते हो तो जॉ को क्लोज कर रहा होता है। होपफुली आपको ये स्कैल्प समझ आ गई होगी। स्कैल्प के बीच में जैसे मैं बहुत लंबी प्रेजेंटेशन दे रही थी और हर बात मैंने आपको क्लियर करके बताई है, इसमें क्वेश्चंस आपको बताए कि ऑलमोस्ट यू कैन बी आस्क्ड 8 और 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस एक प्रेजेंटेशन या एक टॉपिक के बीच में से निकलते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए इसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज़ है भी बहुत आसान और उसको याद करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो फील वेरी फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच। अब तक मेरे ख्याल समझ आ गई होगी आपको।